संग्रामपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा नटवर सिंह थे। और उसी राज्य में एक संग्रामपुर नाम का गांव था और वहाँ पर एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रत्न था, जो कि खेती बाड़ी का काम करके अपना और अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण कर रहा था। इसकी शादी के बहुत दिन बाद एक लड़का हुआ। लड़का होने पर मजदूर खुश भी था और दुखी भी। ये देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्यों जी, आप इस तरह से अपना चेहरा क्यों बनाए हुए हैं? लड़का होने से आप खुश नहीं हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, खुश तो हूँ, पर क्या, बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही सोचता हूँ कि हम तो एक गरीब किसान हैं और थोड़ा सा खेती करके ही किसी तरह अपना घर चला पाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने बच्चे का ठीक तरह से कैसे परवरिश कर पाएंगे? कोई बात नहीं जी, जिस तरह से हमारी स्थिति है उस तरह से हमारे बेटे का भी परवरिश होगा। अच्छा ठीक है, बच्चे का ध्यान रखना, हम खेत पर जा रहे हैं। ठीक है जी, उधर से जल्दी आना और अपने बेटे के लिए बाजार से एक झूला लेते आना। हाँ ठीक है, देखते हैं। रतन अपने घर से खेत पर काम करने के लिए चला गया और वहाँ पर रतन के कुछ किसान साथी कहते हैं, अरे भाई देखो देखो, रतन आ गया और बेटा होने की खुशी में हम सबको आज दावत देगा। हाँ हाँ, ये तो खुशी की बात है, दावत तो बनता है भाई। क्यों रतन, कब दावत देने वाले हो भाई? अरे हम छोटे किसान की क्या खुशी और क्या दावत होगी भाई। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम सब तो मजाक कर रहे थे। चलो अपना काम करते हैं। रतन और इसके साथी अपने अपने खेत में काम करने लगते हैं। और शाम होने के बाद रत्न जब बाजार में झूला खरीदने गया और दुकानदार ने झूले का दाम पूछा। भैया एक झूला खरीदनी है, कितने का दोगे? भाई साहब, एक झूला आपको 1000 की पड़ जाएगी। रतन झूले का दाम सुनकर सोचने लगता है, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए है, ये 1000 का कैसे खरीद पाऊंगा? अरे क्या सोच रहे हो भाई साहब, दे दो ये झूला। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए दूसरे दिन आकर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रतन वहाँ से घर आ गया और घर आते ही इसकी पत्नी इससे पूछती है, क्यों जी, झूला नहीं लाए हैं क्या? नहीं, झूला खरीदने के लिए पैसा कम पड़ गया था, इसलिए दूसरे दिन पैसा इकट्ठा करके हम ला लेंगे। कोई बात नहीं जी, हम गरीब के किस्मत में उतना व्यवस्था अपने बच्चे को देना नहीं लिखा है। इसी तरह से धीरे धीरे कई बरस बीत गए और रतन का लड़का बड़ा हो गया। रतन अपने लड़के का नाम सोनू रखा था। एक दिन सोनू बड़ा होकर ये भी अपने पिता की तरह खेती का ही काम करने लगा। फिर एक दिन सुबह का समय था, सोनू अभी घर पर ही था, तभी राजा की हवेली का एक दास सोनू के घर आया। अरे भाई, तुम किसान हो ना? हाँ जी, हम किसान हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं महाराज के महल में काम करने वाला एक दासी हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि हमारे घर पर एक शादी है, इसलिए मुझे तुम्हारे खेत से ताजी सब्जी चाहिए। तभी सोनू की माँ आ गई और दास से कहती है, भाई साहब, क्या आप राजा के महल में काम करते हैं? हाँ बहन जी। भाई साहब, अब मेरे बेटे को भी वहाँ पर काम लगवा दीजिए ना, हम गरीब पर बहुत कृपा होगी। ठीक है बहन जी, हम बात करके बता देंगे। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। दास वहाँ से चला गया। फिर सोनू की माँ सोनू से कहती है, बेटा, अगर हवेली में तुम्हारा काम लग जाएगा तो तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। ठीक है माँ, मुझे देर हो रही है, मैं खेत पर जा रहा हूँ सब्जी तोड़ने। ठीक है बेटा, अपने पापा को खाना खाने के लिए भेजना। हाँ ठीक है माँ। सोनू भी खेत पर चला गया।
पिताजी, आप खाना खाने के लिए घर जाइए, बाकी सब्जी हम तोड़ देंगे। ठीक है बेटा, हमें भूख भी लग रही है। हाँ। रतन अपने खेत से घर चला आया और उधर दास मंत्री से सोनू के काम के लिए बात करता है। नमस्ते मंत्री जी। कहो दास, कुछ बात है? जी मंत्री जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे बस्ती का एक गरीब परिवार का लड़का है जो कि महल में दास का काम करना चाहता है। अगर लड़का ईमानदार और मेहनती है तो कल से काम पर उसे लेते आना है। ठीक है मंत्री जी, आपका बहुत फिर अगले दिन दास सोनू के घर जाकर दरवाजे से आवाज लगाता है। ओ रतन भाई, कोई घर पर है? ओ रतन भाई। तभी दास की आवाज सुनकर रतन घर से बाहर आकर पूछता है। जी भाई साहब, कहिए कैसा आना हुआ? कल तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे को राजा की हवेली में काम पर रखवाने के लिए बोली थी, इसलिए हम बात करके आज उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। रतन ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुश होकर दास से कहता है। महाराज की हवेली में काम दिलवाकर आपने बहुत अच्छा किया भैया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर रतन अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बेटे को भेजने को कहता है। अरे ओ सोनू की माँ, सुनते हो? सोनू की माँ। हाँ सोनू के पापा, मैं अभी आई। रतन की पत्नी आवाज देते हुए बाहर आती है। क्यों, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, बहुत खुशी की बात है, हमारे बेटे को राजा की हवेली में काम मिल गया। हाँ बहन, आप बोली थी ना हमसे काम के लिए, तो हम बात कर ली है और आज से ही उसे काम पर चलना है। ठीक है भैया, लेकिन सोनू तो खेत पर गया है, हम अभी बुलाकर लाते हैं। हमें यहाँ रुकने पर देर होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। आप बिना देर किए वहाँ पर भेज देना उसे। हाँ ठीक है भैया, हम अभी जा रहे हैं उसे बुलाने के लिए। दास वहाँ से चला गया और रतन भी सोनू को बुलाने खेत पर चला गया। सोनू खेत में काम कर रहा है, तभी रतन वहाँ जाकर सोनू से कहता है। अरे सोनू, तू जल्दी से घर जा, और तुम्हें मंत्री जी बुलाने आया है, तुम्हें हवेली जाना है। पर क्यों पिताजी? अरे तुम्हारा काम हवेली में लग गया है, इसलिए तुम जल्दी से जाओ, तुम्हें आज से ही काम पर लगना है। अच्छा ठीक है पिताजी, हम अभी जाते हैं। सोनू वहाँ से बहुत उत्साह के साथ घर आता है और घर जाते ही अपनी माँ से कहता है। माँ, पिताजी ने हवेली में काम लगने की बात कही है, क्या सच है माँ? हाँ हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा कपड़ा और भोजन सब तैयार रखा है, जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद चले जाओ। नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है, मैं जल्दी से काम पर जाता हूँ। अरे रुक तो, कम से कम थोड़ा सा भी खा ले। नहीं माँ, भूख नहीं है माँ। सोनू चला जाता है। फिर उसकी माँ हारते हुए अपने आप से कहती है, आज बहुत खुश है मेरा बेटा। उधर सोनू हवेली के पास पहुँचता है तो देखता है हवेली के दरवाजे पर दरबान खड़े होते हैं, लेकिन सोनू उत्साह में ऐसे ही सीधा हवेली में घुसा चला जाता है। तभी दरवाजे पर ही दरबान रोक देते हैं। अरे भाई, ऐसे ही कहाँ बढ़े जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, मैं तो संग्रामपुर से आया हूँ और आज से मुझे हवेली में काम मिला है। अच्छा ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं अंदर से पूछ कर आता हूँ। हाँ। तभी वो दास वहाँ आ गए जो सोनू के लिए काम की बात किए थे। अरे दरबान साहब, इसे अंदर जाने दो, हमने इसे बात कर कर बुलाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे ले जाइए। दास ने सोनू को लेकर हवेली के अंदर जाने लगा। फिर अचानक सोनू हवेली को देखते हुए जा रहा था। तभी उसे कुछ याद जैसा आने लगा और अचानक गिर जाता है वो। फिर दास उसे उठाते हुए कहता है। अरे सोनू, कैसे गिर गया? देखकर नहीं चलता क्या? कुछ नहीं काका, ऐसा लगता है कि मैं पहले भी इस हवेली को देख चुका हूँ। लगता है कि तू हवेली को देखकर बावला हो गया है।
फिर मंत्री सामने से आ रहा था। तभी दास सोनू से कहता है, वो देखो, मंत्री जी आ रहे हैं। तुम ठीक से रहना और सलाम कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है काका। मंत्री के पास आते ही दास सर झुकाकर कहता है, नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मंत्री जी, ये सोनू है। हम इसी को काम के लिए आपसे बोले थे। तभी सोनू भी मंत्री को नमस्ते बोलता है। हाँ, अच्छा सोनू बताओ, पहले क्या करते थे? जी कुछ नहीं, बस अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे मंत्री जी। ऐसा है तो तुम इसे अपने साथ ही काम पर लगा देना। हाँ जी ठीक है मंत्री जी। फिर दास सोनू को साथ लेकर हवेली के अंदर चला गया और अपने साथ उसे भी साफ सफाई के काम पर लगाते हुए कहता है, देखो, तुम यहाँ का पूरा फर्श साफ कर देना और किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काम से निकलना पड़ेगा। ठीक है काका, अब से कोई गलती नहीं होगी। सोनू साफ सफाई करने लगा। फिर शाम होने के बाद घर आता है और सोनू को घर आते ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए सोनू से पूछती है, हवेली में काम करके आ गया बेटा? माँ, हाँ माँ, मैं घर आ गया माँ। कैसा था वहाँ का काम? यही बस साफ सफाई का काम किया था माँ। अब कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें हवेली में काम मिल गया वही बहुत है। बस कोई भी काम हो मन से करना। हाँ माँ, लेकिन वहाँ गया तो ऐसा लगा कि हम उस हवेली के अंदर पहले भी कभी गए थे। नहीं बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है। चलो खाना खाकर सो जाओ, कल से समय पर काम चले जाना। सोनू की माँ सोनू के लिए खाना देती है। अब लो खा लो बेटा। सोनू खाना खाने लगा और खाकर सोने चला गया। फिर नींद में भी उस हवेली और पहले वाले राजा की याद आने लगी उसे, जो कि राजा एक किसान को दंड दे रहे थे। तभी सोनू घबराते हुए नींद से जाग जाता है और चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, माँ माँ माँ, सुनती हो? आवाज सुनकर सोनू की माँ और पिता रतन दोनों जल्दी से आकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर इतनी रात को क्या हुआ जो चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी, मुझे नींद में अजीब अजीब से राजा के सपने दिखाई दे रहे हैं माँ। कैसा सपना दिखाई दे रहा है? माँ, हम देख रहे थे कि राजा घोड़ा पर बैठकर हाथ में तलवार लिए तेजी से आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम राजा की हवेली में गए थे, इसलिए तुम्हें सपने में सिर्फ राजा ही दिखाई दे रहे हैं। चिंता मत करो बेटा, तुम अभी आराम से सो जाओ। अच्छा ठीक है माँ, मैं सो जाता हूँ। सोनू अपने बिस्तर पर फिर से सो गया और रतन भी और उसकी बीवी भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही चारों तरफ चिड़ियों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। रतन भी कुदारी लेकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ सोनू की माँ, सुनती हो? सोनू की माँ, क्या है जी? हम खेत पर जा रहे हैं, तुम सोनू को समय पर हवेली में भेज देना। हाँ आप चिंता मत करिए, हम सोनू को समय पर भेज देंगे। हाँ अच्छा ठीक है। रतन खेत चला गया। फिर तुरंत ही सोनू भी काम करने हवेली में चला गया। सोनू की माँ सोनू को जाते ही भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक रखना और हर बुरी साया से बचा कर रखना। उधर सोनू हवेली जाकर अपने काम में लग गया, चारों तरफ साफ सफाई करने लगा। तभी सामने से राजा नटवर सिंह आ रहे थे। सोनू उन्हें देखकर चकराकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर आसपास काम करते सभी लोग उसके पास आ गए। अरे देखो भाई, क्या हो गया उसको? उसे? क्या हो गया? जल्दी आओ यहाँ। जल्दी से सब यहाँ आओ। सभी आकर सोनू के मुंह पर पानी का छींटा मारने लगते हैं। तब तक राजा नटवर सिंह भी वहाँ तक आ जाते हैं। इधर सोनू को भी होश आ गया, मगर ये अभी कुछ समय पहले जैसा ख्याल में था। राजा आते ही ये सब लोग देखकर पूछने लगे, ये सब क्या हो रहा है और क्या हुआ इसे? महाराज, इसे शायद चक्कर आ गया था। बेटा कैसे हो तुम?
तुम्हारे कक्ष में पूरब की ओर एक मणि रखी है, उसे निकलवा लेना। महाराज गुस्सा होकर तलवार निकाल दिए। क्या दोस्त तुम्हारी इतनी हिम्मत? महाराज इसे क्षमा कर दीजिए, शायद ये पागल हो गया है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, फिर कभी ये नजर नहीं आना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी लेकर जाता हूँ। दास सोनू को लेकर जाने लगा। फिर राजा नटवर सिंह बहुत गुस्से में अपने दरबार में बैठे थे। दरबार शुरू था, सभी दरबारी वहीं पर थे। तभी राजा को चिंता में देख मंत्री भावपूर्वक पूछता है, क्या बात है महाराज, बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या कहूँ मंत्री, आज अपने महल में काम करने वाले एक दास ने मुझे बेटा कहा और बोला कि मेरे कक्ष के पूरब की ओर एक संदूक में मणि है। महाराज, हमारे सुझाव से उस पागल पर ध्यान नहीं देना चाहिए महाराज। नहीं महाराज, उसे पागल समझकर उसकी बातों को अनदेखा भी करना सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए गुरुदेव, आप ही कोई सुझाव बताइए। हमारे समझ से तो महाराज एक बार उस कोने को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे योग विद्या से मणि की संकेत आपके कक्ष की तरफ मालूम सा होता है। तो आपके कहने का मतलब महाराज के कक्ष में हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक बार देख लेने में हर्ज क्या है। हाँ अच्छा ठीक है, जब गुरुदेव की यही मर्जी है तो एक बार कक्ष की ओर चलकर देख ही लेते हैं। ठीक है महाराज, अब हमें चलना चाहिए। मंत्री राजा राजगुरु राजा के कमरे की तरफ जाते हैं और कुछ देर खोजने के बाद उन्हें एक छोटा सा संदूक मिलता है। महाराज, इस कोने से एक छोटा सा संदूक मिला है महाराज। हाँ ठीक है, उस संदूक को तुम यहाँ रख दो। मजदूर उस संदूक को उठाकर मंत्री को दे दिया। फिर राजा उसे मंत्री से खोलने के लिए बोले, इसे खोल कर देखिए मंत्री जी, इसमें क्या है? जी महाराज। फिर मंत्री जब संदूक खोले तो उसमें एक चमकता हुआ मणि था। ये देखकर सभी लोग चकित हो गए कि उस दास सूरज का बात सच निकला। राजा चकित होकर गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, ये तो सचमुच संदूक में एक मणि है। हाँ महाराज। मगर वो दास कैसे जानता था, और उसने मुझे बेटा भी कहा। ये सब क्या था गुरुदेव? हाँ, अब चिंता न करिए महाराज, हम अपनी योग माया से सब मालूम कर लेंगे। गुरुदेव आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हैं और कुछ देर बाद उन्हें सब कुछ पता कर लेते हैं और राजा से कहने लगे, महाराज, हमने जो योग माया से देखा वो सब एक चमत्कार ही है महाराज, चमत्कार ही है। आपने क्या देखा गुरुदेव? मुझे बताइए गुरुदेव। महाराज, मैंने योग माया से देखा कि वो लड़का आपके पिता वीर सिंह का दूसरा जन्म है। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये आपके पिताजी का पुनर्जन्म है और वो उस किसान के लड़के के रूप में हुआ है। मेरे पिताजी का जन्म एक किसान के लड़के के रूप में? ये कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? हाँ महाराज, आपके पिताजी से उस समय एक गलती हुई थी, जिस वजह से उन्हें इस जन्म में एक गरीब किसान के घर पैदा होना पड़ा। वो गलती कैसी थी गुरुदेव? आप बताइए मुझे। बस यही महाराज, बात उस समय की है जब किसान के बेटे का तबीयत बहुत खराब था, इसलिए वो किसान आपके पिताजी के पास मदद मांगने आया था। उस समय आपके पिताजी मंदिरा पीते थे और मंदिरा के नशे में उन्होंने उस किसान को वहां से भगा दिया। महाराज से मदद ना मिलने की वजह से उस किसान का बेटा मर गया और वो बेटे के मौत के दर्द में आपके पिताजी को श्राप दे दिया कि आप भी गरीब किसान का जन्म लेंगे, तब आपको एक गरीब का दर्द मालूम होगा। इस वजह से ऐसा हुआ है महाराज। राजा नटवर सिंह ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और उनकी आंख में आंसू आ गए। फिर उसने मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आप उस लड़के को बहुत आदर से यहाँ ले आइए। मुझसे भूल हो गई, मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या कह दिया। उसे लेकर आइए मंत्री जी। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। मंत्री सोनू के घर चले गए और वहाँ सोनू की माँ मंत्री को देखकर डर गई
वो सोचने लगी कि लगता है सोनू को राजा से की हुई गलती की सजा देने आए हैं, इसलिए आते ही हाथ जोड़कर मंत्री जी से कहने लगी, मंत्री जी, हमारी बेटी को माफ कर दीजिए, वो नादानी में राजा को कुछ कह दिया है। अरे बहन उठो, हम सोनू को सजा देने नहीं आए हैं, हम महाराज के कहने पर उसे आदर से साथ ले जाने आए हैं। हाँ क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे आदर के साथ वहाँ ले जाने आया हूँ। हाँ देखिएगा मंत्री जी, मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सोनू को भेजिए। जी मंत्री जी। फिर सोनू की माँ सोनू को बुलाने घर के अंदर जाती है और सोनू से कहती है, बेटा, हवेली से तुम्हें मंत्री जी ले जाने आए हैं। नहीं माँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे कुछ पुरानी याद आने लगती है, जैसा कि मैं उस महल में पहले कभी जा चुका हूँ। माँ बेटा, राजा तुम्हें खुद मंत्री के साथ बुलाने आए हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। ठीक है, वहाँ काम मत करना, बस राजा की बात सुनकर चले आना। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। सोनू मंत्री के साथ पैदल ही हवेली जाने लगा और हवेली जाते ही राजा सोनू को देखते ही भावपूर्वक होकर पिताजी बोल दिए। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर राजा प्रेम के साथ सोनू से कहते हैं, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपको जाने के लिए कह दिया, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। आप राजा को बेटा कहकर बोले थे, वो सत्य था। महाराज बीर सिंह का पुनर्जन्म आप है। आप क्या पुनर्जन्म? हाँ, मुझे सब मालूम हो गया है। गुरुदेव ने अपनी योग्य विद्या से देखकर सब मालूम कर लिया है। हाँ, और आपने जिस जगह पर मणि बताया था वो भी सत्य था। फिर राजा बहुत आदर के साथ सोनू को अंदर लेकर जाते हैं और बोलते हैं, पिताश्री, अब आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं पर रहकर आराम करिए। आपके इस जन के माता पिता को भी हम यहीं बुला लेंगे। सोनू बहुत खुश हुआ। फिर वहीं पर आराम से एक गांव में कलुआ नाम का एक किसान रहता था। कलुआ बहुत ही लालची किसान था। खेती करके जितना भी अनाज वो अपने खेत पर उगाता था, उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचा करता था। अनाज तैयार हो गए हैं, इन्हें रख देता हूँ, कुछ महीनों बाद मंडी जाकर बेचूंगा। कुछ महीनों बाद कलुआ मंडी जाता है। ग्राहक उसके पास अनाज की बोरियां खरीदने आने लगते हैं। जो दाम मैंने कह दिया उससे 1 रुपए कम नहीं करूंगा, लेना हो तो लो वरना जाओ। अरे भाई कुछ तो कम करो, हैं? इतने पैसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं लेता है भाई। हाँ तो जाओ, किसी और से ले लो, हैं? मैं तो इतने ही दाम पर बेचूंगा। तुम्हें पता है इस वक्त बाजार में ये अनाज किसी के पास नहीं, इसीलिए मनमाने दाम लगा रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता, मैं जितना दाम बता रहा हूँ उसमें लेना हो तो लो वरना जाओ। हाँ, बाजार में किसी और के पास अनाज न होने की वजह से सभी ग्राहक कलुआ को मुंह मांगी कीमत देकर अनाज खरीद रहे थे। शाम के वक्त कलुआ घर आता है। हे भगवान, आज बहुत थक गया, ग्राहक से बहस करके तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तभी अंदर से कलुआ की पत्नी चंपा आती है। आ गए जी, लोगों को चूना लगाकर। हाँ चंपा, आज तो खूब कमाई हुई है। क्यों जी, आप जानबूझकर अनाज छुपाकर रखते हो, जब बाजार में वो अनाज खत्म हो जाता है तब लेकर जाते हो, है ना? और महंगे दामों पर बेचते हो। क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? अरे चंपा, इसमें बुरा क्या लगना है? इसमें ही तो मजा है। जितना दाम बोलो ग्राहक उतना देने के लिए तैयार रहता है। सच में ऐसी कमाई से तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं जी, ये सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पैसे कमाइए और सही दाम पर अनाज बेचिए। सोचिए, आपको देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे तुम चुप करो, हैं? दिन भर अनाज बेचकर थक गया हूँ, हैं?
और तुम अब मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तो यही कहूँगी, ऐसे लोगों को ठगना बंद कीजिए। चंपा अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दी है तूने, हैं? पति का साथ देने के बदले ये तो मुझे ही ज्ञान देती है भाई। इसका कुछ नहीं हो सकता, मूर्ख कहीं की। कलुआ के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही सारा काम करती थी। खेत पर बीज लगाती थी, कई महीनों तक फसल की देखभाल करती थी, और जब अनाज उग जाता था तब उसे बाजार ले जाकर बेचा भी करती थी। उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था। एक दिन कलुआ की नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। वो बुढ़िया अनाज की बोरियां तैयार कर रही थी। चलो जरा इनके पास चलते हैं। कलुआ बुढ़िया के पास आता है। प्रणाम दादी जी, कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। इतनी उम्र हो गई है और आप अब भी अकेले इतना काम कर रही हैं। क्या करूं बेटा, जब तक भगवान शरीर चलाएगा तब तक तो काम करना ही पड़ेगा, वरना इस बुढ़िया को कौन खिलाएगा। अब आपका बेटा कभी आपसे मिलने नहीं आता? उसे कहाँ फुर्सत है जो वो मेरे पास आए। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे आपका बेटा नहीं आता तो क्या, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं करूंगा आपकी मदद। क्या बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे दादी जी, आप यहाँ अनाज उगाने का काम कीजिए, मैं बाजार जाकर आपके सभी अनाज को बेचकर आऊंगा, जिससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मेरी वजह से तू क्यों परेशान होगा, रहने दे। नहीं दादी जी, इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, ये काम तो मैं आराम से कर दूंगा। वैसे भी मैं अपना अनाज बेचने तो बाजार जाता ही हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। ठीक है दादी जी, मैं कल ही इस अनाज को बाजार ले जाकर बेच देता हूँ, हैं? कलुआ घर आ जाता है। जी, आज आप अम्मा जी के पास क्या करने गए थे? तू अपना काम कर, हैं? मुझ पर ध्यान देना बंद कर। कलुआ मन ही मन बहुत खुश था। कलुआ अगले दिन उस बुढ़िया के पास जाता है। लाइए दादी जी, अनाज दीजिए, मैं बाजार जाकर इन्हें बेचकर आता हूँ, हैं? हाँ बेटा, ये लो। वाह, आज तो बहुत ही अच्छे दाम पर अनाज बिका है। शाम के वक्त कलुआ उदास होकर बुढ़िया के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? दादी जी, उदास होने की ही बात है। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे दादी जी, मैं अनाज बेचने तो बाजार गया, अनाज बिक भी गया, मगर उस अनाज के बदले बहुत ही कम पैसे मिले हैं। लोगों का कहना था कि अनाज अच्छा नहीं है। अरे बेटा, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ? वही तो दादी जी, मैंने भी सभी को बहुत समझाया, मगर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। ये लीजिए, इतने ही पैसे मिले हैं। अच्छा। अरे बेटा, ये तो बहुत ही कम रुपए हैं। जी दादी जी, बस इसीलिए मैं उदास हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम क्यों उदास हो रहे हो? कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी ओर से मेहनत की है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, हैं? अरे अरे नहीं बेटा, रुको, तुमने भी तो मेहनत की है, इन पैसों पर तुम्हारा भी अधिकार है। ये लो, इसमें से कुछ पैसे तुम भी रखो। अरे नहीं नहीं दादी जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। बेटा ले लो, इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। कलुआ पैसे ले लेता है। कलुआ खुशी से घर आता है और सोचता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया।
महंगे दाम पर अनाज बेचकर वो पैसे भी रख लिए। साथ ही साथ दादी ने अपनी ओर से भी पैसे दे दिए भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है कलवा तेरे, क्या बात है। अब हर रोज कलुआ यही करने लगता है और उस बुढ़िया को धोखा देकर बहुत पैसे कमाने लगता है। वो बुढ़िया कलुआ की चाल नहीं समझ रही थी। कलुआ को अच्छा समझकर वो उस पर भरोसा कर रही थी। उसी बाजार में चंदू नाम का एक किसान भी अपने अनाज बेचने आया करता था। वो हर रोज कलुआ को अनाज बेचते देखता था। आजकल तो ये बहुत बोरियां बेचने लगा है। इतना अनाज तो इसके खेत पर उगता भी नहीं। तुम्हें पता नहीं क्या, ये अपने पड़ोस वाली दादी जी के अनाज को भी बेचता है भाई। अच्छा, ऐसी बात है। चंदू बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान था। वो सोचता है, ये कलवा तो एक नंबर का दुष्ट इंसान है। जरूर ये दादी जी को कम पैसे देता होगा और खुद ज्यादा पैसे रखता होगा। आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। चंदू उस बुढ़िया के पास आता है। प्रणाम दादी जी, सुना है आजकल कलवा आपके अनाज को बाजार ले जाकर बेचता है। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छा है, मेरी मदद कर देता है। फिर तो आपकी अच्छी कमाई हो रही होगी। नहीं बेटा, दरअसल वो कहता है अनाज के दाम ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बहुत कम ही रुपए मिल रहे हैं। अरे नहीं दादी जी, वो तो हर रोज अनाज को बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दादी जी, सच में। मैं भी बाजार में रहता हूँ और देखता हूँ वो अनाज बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है। जब कलुआ शाम के वक्त बुढ़िया को पैसे देने आता है, तब बुढ़िया उससे कहती है, बेटा आज अनाज से कितनी कमाई हुई? अरे दादी जी, आज भी वही हाल रहा। बहुत कम पैसे मिले हैं, बहुत कम। चंदू आया था, वो कह रहा था तुम बहुत महंगे दाम पर अनाज बेचते हो और मुझे कम बताते हो। क्या ये सच है? ये सुनकर कलुआ घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं दादी जी, ये झूठ है। अगर ये झूठ है फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर ये काम तुम्हें दिया था और तुमने मुझसे ही धोखा किया, वो भी इन चंद पैसों के लिए। देखना, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, मगर वो रुपए तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। अब चले जाओ यहाँ से। इस चंदू के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मेरा अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया। मैं कितने आराम से पैसे कमा रहा था। वो बुढ़िया वापस से खुद ही बाजार जाकर अनाज बेचने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। कलुआ इसी तरह सबको ठग कर खूब कमाई करता था और तभी अचानक एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। अरे चंपा, एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ भाई, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होना है। चंपा डॉक्टर को बुलाती है, मगर वो कलुआ का इलाज नहीं कर पाता है। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है चंपा, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मैं पैसे दूंगा, जाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, मगर कोई भी कलुआ का इलाज नहीं कर पाता है। अरे चंपा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम मुझे शहर लेकर चलो, मैं वहां जाकर अपना इलाज करवाऊंगा। शहर में कलुआ का इलाज करवाया जाता है, मगर वहां भी वो ठीक नहीं हो पाता है। कलुआ वापस गांव आ जाता है और इसी तरह बीमार पड़ा रहता है। हे भगवान, मुझे ठीक कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे हैं, मगर एक भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पा रहा है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाएं।
कई महीनों तक कलवा बीमार पड़ा रहता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। तभी कलवा को दादी जी की बात याद आती है। दादी जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब मेरे पैसे भी काम नहीं आएंगे, और वो दिन आ गया। शायद मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है। उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया, मैं गलत था।